6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 8:15 थे। जापान का शहर हिरोशिमा एक आम दिन की तरह जाग रहा था। सड़कों पर लोग अपने कामों के लिए निकल रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, फैक्ट्रियों में काम जारी था और हज़ारों ख़ानदान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। लेकिन उस सुबह हिरोशिमा की तारीख सिर्फ चंद लम्हों बाद हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसी शहर में एक 29 साला जापानी इंजीनियर भी मौजूद था। उसका नाम था सोतोमो यामागुची। वो नागासाकी का रहने वाला था और अपनी कंपनी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के काम के सिलसिले में हिरोशिमा आया हुआ था। उसका क़याम यहाँ तवील मुद्दत के लिए था, लेकिन अब उसकी वापसी का वक्त करीब आ चुका था। 6 अगस्त की सुबह वो अपने काम से मुतल्लिक मामलात मुकम्मल कर रहा था। इसके बाद उसे नागासाकी वापस जाना था। किसी को मालूम नहीं था कि चंद मिनट बाद दुनिया पहली मर्तबा जंग में एटमी हथियार की तबाहकुन ताकत देखने वाली है। तकरीबन 8:15 बजे अमरीकी B-29 बमबार तैयारे एनोला गे ने हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिरा दिया। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। बम ज़मीन से तकरीबन 580 मीटर की बुलंदी पर फटा। एक इंतहाई तेज़ रोशनी ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। यामागुची ने बाद में बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान अचानक एक खौफनाक रोशनी में तब्दील हो गया हो। फिर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। धमाके की ताकत ने उन्हें ज़मीन से उठाकर दूर फेंक दिया। चंद लम्हे पहले जो शहर जिंदा था, अब वो आग, धुएं, मलबे और चीखों में तब्दील हो चुका था। यामागुची शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। उनके जिस्म के ऊपर हिस्से में काफ़ी ज़ख्म आए थे। उनके कान भी जले हुए थे और धमाके की शिद्दत ने उन्हें शदीद सदमे में मुब्तला कर दिया था, लेकिन वो जिंदा थे। और यही इस कहानी का पहला गैर मामूली मोड़ था। वो किसी महफूज बंकर में नहीं थे, वो किसी ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह में भी नहीं थे। वो हिरोशिमा के उस इलाके में मौजूद थे जो धमाके का मरकज़ से चंद किलोमीटर के फासले पर था। फिर भी वो जिंदा बच गए। धमाके के फ़ौरन बाद शहर की हालत ऐसी थी जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इमारतें तबाह हो चुकी थीं, लकड़ी के घर आग पकड़ चुके थे, सड़कें मलबे से भर गई थीं। बहुत से लोग शदीद ज़ख्मी हालत में मदद के लिए भटक रहे थे और सबसे खौफनाक बात यह थी कि बहुत से लोग अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। यामागुची ने अपने 2 साथियों को तलाश किया। वो दोनों जिंदा थे। तीनों ने तबाहशुदा शहर के अंदर एक महफूज जगह तलाश की और रात वहीं बसर की। लेकिन यामागुची के जहन में एक ही ख्याल था कि मुझे नागासाकी वापस जाना है। उस वक़्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हिरोशिमा पर गिरने वाला ये बम सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं था, ये इंसानी तारीख में एक नए दौर का आगाज़ था। एक ऐसा दौर जिसमें इंसान चंद लम्हों में पूरे शहर को तबाह करने की ताकत हासिल कर चुका था। अगली सुबह 7 अगस्त को यामागुची ने तबाह हाल हिरोशिमा से निकलने की कोशिश की। वो ज़ख्मी थे, उनका जिस्म पट्टियों में लिपटा हुआ था, लेकिन वो चल रहे थे। वो स्टेशन तक पहुंचते हैं और फिर एक ट्रेन के ज़रिए अपने घर नागासाकी की तरफ वापस जाने के लिए रवाना होते हैं। ये सफ़र एक ज़ख्मी आदमी का नहीं, ये एक ऐसे इंसान का सफ़र था जो अभी अभी तारीख की सबसे खौफनाक तबाहियों में से एक से बचा था। उसे मालूम नहीं था कि सिर्फ 3 दिन बाद तारीख एक बार फिर उसके सामने खड़ी होगी और इस मर्तबा वो तारीख से भागकर कहीं नहीं जा सकेगा, क्योंकि अगला शहर नागासाकी था। 8 अगस्त 1945 सोतोमो यामागुची आखिरकार नागासाकी में वापस पहुंचते हैं। यही उनका असल घर था। ये वो शहर था जहां उनकी बीवी और बच्चा मौजूद थे। हिरोशिमा जो कुछ हुआ था वो अभी उनके जहन से नहीं निकला था। उनके जिस्म पर जख्म ताज़ा थे, ऊपरी जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थीं। वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थे, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा थका हुआ उनका जहन था। उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा था जिसे आम अल्फाज में बयान करना तकरीबन नामुमकिन था। एक पूरा शहर चंद लम्हों में तबाह हो गया था और अब वो अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। 9 अगस्त की सुबह यामागुची काम पर गए। ये फैसला आज हमें हैरान कर सकता है, लेकिन 1945 के जापान में जंगी हालात कंपनियों और मुलाजमीन के लिए मामूल के काम को जारी रखना एक हकीकत थी। वो अपनी कंपनी के दफ्तर में मौजूद थे। उनके जिस्म पर अभी भी हिरोशिमा के ज़ख्मों की पट्टियां थीं। वो अपने साथियों को बता रहे थे कि हिरोशिमा में आखिर क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि एक बम ने
तकरीबन पूरे शहर को तबाह कर दिया। लेकिन वहाँ मौजूद कुछ लोगों के लिए ये बात नाकाबिल यकीन थी। एक बम, पूरा शहर, ये कैसे मुमकिन हो सकता था? यामागुची अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाए थे। वक्त तकरीबन 11:02। अचानक एक शदीद रोशनी, फिर एक धमाका, एक बार फिर वही खौफनाक ताकत, लेकिन इस मर्तबा शहर था नागासाकी। और इस मर्तबा यामागुची एक बार फिर इस तबाहकुन तजर्बे के मरकज़ में थे। अमरीकी B-29 बॉम्बर ने फैटमैन नामी प्लूटोनियम एटॉमिक बम गिराया था। ये बम हिरोशिमा में इस्तेमाल होने वाले बम से मुख्तलिफ डिज़ाइन का था। नागासाकी का जोग्राफिया भी हिरोशिमा से मुख्तलिफ था। पहाड़ों और वादियों ने धमाके के असरात को कुछ हद तक महदूद किया, लेकिन तबाही फिर भी नाकाबिले तसव्वुर थी। यामागुची एक मरतबा फिर ज़मीन पर जा गिरे। इमारतें हिल गईं, शीशे टूट गए, दफ्तर तबाह हो गए, गर्द और मलबा हर तरफ फैल गया। और एक लम्हे के लिए शायद यामागुची के जहन में यही सवाल आया होगा, ये दोबारा कैसे हो सकता है? सिर्फ तीन दिन पहले वो हिरोशिमा में एक एटमी धमाके से बचा था और अब वो दोबारा उसी तबाही के अंदर मौजूद था। लेकिन इस बार भी वो जिंदा बच गया। उसके जिस्म को पहले ही शदीद नुकसान पहुंच चुका था, अब दूसरा धमाका भी हो चुका था, लेकिन जिंदगी अभी बाकी थी। यामागुची ने तबाहशुदा इमारत से निकलने की कोशिश की। बाहर शहर का मंजर एक बार फिर बदल चुका था। नागासाकी की सड़कें मलबे से भरी हुई थीं। इमारतों के ढांचे बाकी थे, लेकिन उनके अंदर जिंदगी जैसे गायब हो चुकी थी। लोग अपने कमरों और ख़ानदानों को तलाश कर रहे थे। धुएं के बादल फ़ज़ा में बुलंद हो रहे थे और हज़ारों लोगों को शायद अभी भी ये मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। यामागुची अपने घर की तरफ गए। वो अपनी बीवी और बच्चे को तलाश करना चाहते थे और फिर एक ऐसी हकीकत सामने आई जो इस पूरी कहानी को भी हैरान कुन बना देती है। उनकी बीवी और बच्चा भी जिंदा थे। वो भी उस तबाही से बच गए थे। एक ही ख़ानदान, 2 शहर, 2 एटमी धमाके, और फिर भी जिंदगी बाकी थी। लेकिन एटमी बम सिर्फ धमाके से लोगों को नहीं मारता, उसके असरात बाद में भी जारी रहते हैं। जलने के ज़ख्म, ताबकारी, बीमारियां, कमज़ोर जिस्म और जहन पर रह जाने वाला खौफ। यामागुची और उनका ख़ानदान कई दिन तक मुश्किल हालात में रहा। जंग भी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन अब जापान के लिए हालात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी और फिर 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिलाखिर हथियार डालने का ऐलान किया। दुनिया की सबसे तबाहकुन जंग अपने इख्तिताम की तरफ जा रही थी, लेकिन यामागुची की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उन्हें उन 2 धमाकों के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी इन दोनों दिनों की याद के साथ गुजार पाए? दूसरी आलमी जंग ख़त्म हो गई, लेकिन उन लोगों के लिए जो हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी धमाकों से बच गए थे, जंग सिर्फ तारीख की किताब में ख़त्म नहीं हुई थी, उनके असरात उनकी ज़िंदगियों में मौजूद रहे। त्सुतोमो यामागुची भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 एटमी हमलों का सामना किया था, लेकिन जंग के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की। कई अरसे बाद वो काम की तरफ वापस लौटे। वक्त गुजरता गया, दुनिया बदलती गई, जापान दोबारा तामीर होने लगा। हिरोशिमा और नागासाकी भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आबाद होने लगे, लेकिन यामागुची के जिस्म और जहन पर 1945 के वो दोनों दिन हमेशा मौजूद रहे। एटमी हमले के सर्वाइवर्स को जापान में हिबाकुशा कहा जाता था। ये लोग सिर्फ जंग के मुतासरीन नहीं थे, ये वो लोग थे जो इंसानी तारीख के एक ऐसे तजर्बे के जिंदा गवाह थे जिसने दुनिया को दिखाया था कि एटमी हथियार क्या कर सकते हैं। यामागुची कई साल तक अपनी कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा अवामी तौर पर बात नहीं करते थे। ये खामोशी सिर्फ जाती दर्द की वजह से नहीं थी। जापान में एटॉमिक बम सर्वाइवर्स को समाजी मुश्किलात और इम्तियाजी सलूक का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यामागुची ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि एटमी जंग का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ फौजी नक्शों पर बनाई गई लकीरें नहीं होती, ये सिर्फ बमों के नाम नहीं होते, ये सिर्फ सियासी फैसले नहीं होते। इनके पीछे इंसान होते हैं, घर होते हैं, ख़ानदान होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो एक आम सुबह घर से निकलते हैं और चंद लम्हों बाद उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। सन 2009 में एक अहम वाक़या पेश आया। जापानी हुकूमत ने त्सुतोमो यामागुची को बाज़ाब्ता तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों बम हमलों का सर्वाइवर तस्लीम किया।
یہ ایک تاریخی شناخت تھی۔ اس وقت ان کی عمر 93 سال تھی۔ ان کا نام اب صرف ایک سروائیور کے طور پر نہیں بلکہ دونوں ایٹمی حملوں کے تجربے سے گزرنے والے باضابطہ طور پر تسلیم شدہ شخص کے طور پر تاریخ میں درج ہو چکا تھا۔ لیکن شاید ان کی کہانی کا سب سے اہم حصہ یہ شناخت نہیں تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بھی اپنی آواز استعمال کی۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اسے نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ ان کا تجربہ ہمیں ایک عجیب تضاد دکھاتا ہے۔ ایک طرف انسان نے ایسی طاقت ایجاد کی جو چند لمحوں میں شہر تباہ کر سکتی تھی، دوسری طرف اسی تباہی سے بچ جانے والا ایک انسان اپنی باقی زندگی لوگوں کو یہ سمجھانے میں لگا رہا تھا کہ ایسی تباہی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ سوتومو یاماگوچی 4 جنوری 2010 کو 93 سال کی عمر میں وفات پا گئے، لیکن ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ تاریخ میں کچھ کہانیاں صرف ماضی کے بارے میں نہیں ہوتی، وہ مستقبل کے بارے میں بھی ہوتی ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعات آج بھی دنیا کے لیے ایک انتباہ ہیں۔ یاماگوچی کی زندگی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ انسان ایٹم بم سے کیسے بچ سکتا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ اہم بات بتاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان تباہی کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے، اپنے زخموں کے ساتھ، اپنی یادوں کے ساتھ، اپنے خوف کے ساتھ، اور پھر اپنی باقی زندگی اس کوشش میں گزار سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں وہی خوف دوبارہ نہ دیکھیں۔ 6 اگست 1945 کو یاماگوچی ہیروشیما میں تھے، 9 اگست کو وہ ناگاساکی میں تھے۔ 2 شہر، 3 دن، 2 ایٹمی دھماکے اور ایک زندگی جو دونوں کے بعد بھی باقی رہی۔ لیکن شاید اس پوری کہانی کا اصل مطلب یہ نہیں کہ یاماگوچی کتنے خوش قسمت تھے۔ اصل سوال یہ ہے کہ انسان نے ایسی دنیا کیوں بنائی جہاں ایک ہی شخص کو 3 دن کے اندر 2 مرتبہ ایٹمی دھماکوں کا سامنا کرنا پڑا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سوتومو یاماگوچی کی کہانی آج بھی سنائی جاتی ہے، تاکہ آنے والی نسلیں صرف یہ نہ جانیں کہ 6 اور 9 اگست 1945 کو کیا ہوا تھا، بلکہ یہ بھی سمجھیں کہ ان 2 تاریخوں نے انسانیت کو کیا سکھایا تھا، کہ جنگ کے اعداد و شمار کے پیچھے انسان ہوتے ہیں، کہ ایک بم کے پیچھے ہزاروں خاندان ہوتے ہیں، اور یہ کہ تاریخ کو یاد رکھنے کا سب سے اہم مقصد صرف ماضی کو جاننا نہیں بلکہ اسے دوبارہ ہونے سے روکنا ہے۔